ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लाइड मीनिंग्स। इम्प्लाइड मीनिंग्स में क्या बोल रहा है कि कई बार ना मैसेजेस जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। यानी कि मान लो जो रिसीवर है और जो सेंडर है उनके जो बैकग्राउंड है ना वो सिमिलर नहीं होते हैं। अब इस केस में क्या होगा, सामने वाले को उसके बोलने का, अब जैसे देखो क्या होगा, मान लो दो डिफरेंट कास्ट के लोग बैठे हैं और एक दूसरे की कास्ट की लैंग्वेज उनको नहीं आती है समझ में। मान लो एक गुजराती है और एक मारवाड़ी है, ठीक है। अब गुजराती को मारवाड़ी नहीं आता और मारवाड़ी को गुजराती नहीं आता। अब वो लोग दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे, वो अपने अपने लैंग्वेजेस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यू टेल मी, इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे? उसकी जो इम्प्लाइड मीनिंग है क्या दूसरे को समझ में आएगी? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो लैक ऑफ फेमिलैरिटी हो जाता है यहाँ पर, तो इससे कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट। दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो रिलेशनशिप है उसमें एक ट्रस्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा सामने वाले को, तो वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा उसको लगेगा कि वो फेक है या वो झूठ है या उसमें सच्चाई नहीं है। अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप उसकी कई भी बातों पे कैसे ट्रस्ट करोगे? तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो आपस में सेंडर और रिसीवर है उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। देयर शुड बी ट्रस्ट बिटवीन द टू so that they can understand what the other person is telling, right? Next and last barrier है problem of semantic distortion. Okay, problem of semantic distortion में क्या बोल रहा है? Messages communicated through words may be distorted intentionally. However, there are words that often mean different things to different people and thus cause non-deliberate distortion. The senior selects the words according to his own frame of reference, which he thinks appropriate to convey the meaning intended to be communicated. The receiver, on the other hand, reads or listens to the message and interprets it within his own frame of reference. यहाँ क्या बोला, कई बार अगर शब्दों से कहीं भी बात ना गलत ली जाती है, बिकॉज जो टोनैलिटी है ना वो आपकी मीनिंग को चेंज कर देता है। आप जो बात कह रहे हो ना उसका मीनिंग कुछ और ही समझ में आता है जो सामने वाले को। मे बी आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ बोला और सामने वाले आपके वर्ड्स को गलत ले लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, राइट? तो वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स के ना डिफरेंट, एक्चुअली एक शब्द का ना अलग अलग लोगों पे अलग अलग रिएक्शन होता है। कोई इंसान उस शब्द को पॉजिटिव लेता है, कोई उस चीज को नेगेटिव लेता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर एक ग्लास जार है आपके सामने और वो आधा भरा हुआ है, तो आप उसको दो नजरिए से देख सकते हो, राइट? किसी कोई, मैं अगर पूछूंगी कि आप क्या बता सकते हो मुझे, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आपकी दो कंक्लूजन होगी। आप में से कोई बोलेगा कि मैम ये ग्लास जार आधा भरा हुआ है, आप में से कोई बोलेगा ये ग्लास जार आधा खाली है। गलत कोई भी है क्या बोले तो? दोनों ही सही बोल रहे हो कि आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क नजरिए का है कि आप उसमें पॉजिटिव देखते हो कि आप उसमें नेगेटिव देखते हो। अगर आप बोलते हो कि ग्लास आधा भरा हुआ है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। बट इफ यू से कि आधा खाली है, मतलब आपको उसकी नेगेटिविटी दिख रही है कि वो खाली कितना है, लेकिन वो आधा भरा हुआ भी तो है। So always try to figure out the positive thing from something. Even if something is negative, आप उसमें से भी कुछ पॉजिटिव चीज को ऑब्जर्व करो या अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो टुवर्ड्स दैट थिंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग लोगों के लिए। तो आपका जो वर्ड्स का सिलेक्शन होगा वो सामने वाले को आपको मीनिंग देगा। इंटेंशन क्या है आपका, मीन्स आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो किसी के मैसेज को, तो आप उसको अपने माइंड फ्रेम के हिसाब से इंटरप्रेट करोगे। तो आपका अगर नेगेटिव माइंड फ्रेम है तो आप उस वर्ड को हमेशा नेगेटिव ही लोगे। लेकिन आपका माइंड फ्रेम, जैसे कि ग्लास जार का एग्जांपल से आपको मैंने समझाया, पर अगर आपकी माइंड फ्रेम पॉजिटिव है ना, तो आप सामने वाले के वर्ड्स को या कोई भी उसके स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव वे में ही लोगे, राइट? सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, वी आर डन विद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है वेज टू ओवरकम बैरियर। अब हमने प्रॉब्लम तो पढ़ लिया, उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, हाउ टू ओवरकम दैट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। अगर आपको याद होगा पहला बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, कोई ट्राई करेगा क्या? जल्दी से बताओ बिना देखे, इतना टाइम। लैक ऑफ प्लानिंग,
याद है? मैम लैक ऑफ प्लानिंग। यस, लैक ऑफ प्लानिंग मतलब क्या था कि प्लानिंग नहीं किया, सीधा कम्युनिकेशन कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, दैट मीन्स प्लान। उसी का उल्टा देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि आपने ये नहीं किया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकलोगे? उस चीज को कर दो, राइट? आपने नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में फंसे, बट अगर आप कर दोगे तो आप तो प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे ना। तो उसी तरह लैक ऑफ समथिंग, उस लैक को आप हटा दो। आप वहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग था, मतलब आपने वो प्लानिंग नहीं की, इसलिए आपने कम्युनिकेशन फेलियर हुआ। लेकिन अगर आप अब प्लान कर लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होता है। तो सिमिलरली ये जस्ट ऑपोजिट चीज वी आर रीडिंग। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, माने आपकी माइंड स्टेट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो सामने वाले को, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू प्लान बिफोर हैंड, राइट? आप अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करके रखो बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू समबडी एल्स। नेक्स्ट पॉइंट सेज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो आपको उसकी नीड पता होनी चाहिए, माने आपका मैसेज उसके लिए कितना रेलिवेंट है कि नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट और रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर, then communication is a waste, right? So if you want to overcome the communication barrier, you have to communicate according to the need of the receiver, what the receiver wants actually, right? थर्ड पॉइंट सेज कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। देखो अभी हमने पढ़ा कि प्लान करना चाहिए पहले से, तो जब आप प्लान करते हो ना कम्युनिकेशन, तो आपको सजेशंस भी इनवाइट करना चाहिए। माने कभी भी इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि जो मैंने बोल दिया वो फुल एंड फाइनल है, आपकी सजेशंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं जो बोल दी वो पत्थर की लकीर है। नथिंग लाइक दैट, दिस इज वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। You should always welcome suggestions because it helps you to improve, right? कई बार होता है कि हमारे बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते, लेकिन सामने वाला हमारी बातों से कन्वे समझ पाता है कि इसके अंदर में ये लैक है। तो अगर आप सजेशंस वेलकम करोगे ना, तो सामने वाला आपको बता सकेगा कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू कैन अचीव योर गोल, राइट? इफेक्टिवली आप उस पर काम कर सकते हो। तो यही बोल रहा है कि हमेशा दूसरों से कंसल्ट करो कम्युनिकेशन करते टाइम, इन्वॉल्व एवरीबडी अराउंड यू सो दैट यू कैन बेटर कम्युनिकेट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। सेंडर को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है ना, वो बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज में हो। टोन जो होगा ना, वो बहुत ही काम नेचर का होना चाहिए, मतलब जो टोनैलिटी होगी ना बात करने की, वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी हार्श और रूड, इट शुड नॉट इंज्यूर द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर। आई शुड नॉट बी यूजिंग रूड और हार्ड वर्ड्स सो दैट जिससे मैं बात कर रही हूँ उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। So you should be very much careful while speaking or talking, right? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। जो हमारे मैसेज का सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो रिसीवर के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, वो उसके रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। ये बेसिकली एक रिपीट पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़ चुका, ठीक है? नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। कम्युनिकेशन के स्टेप्स में आपको याद होगा द लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज फीडबैक। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि पर्पस ही क्या होता है कम्युनिकेशन का लास्ट में? टू इंश्योर फीडबैक, राइट? टू रिसीव फीडबैक। तो जो फीडबैक का पर्पस क्या होता है बेसिकली, ये पता करना कि रिसीवर सामने वाले का मैसेज को समझ पाया कि नहीं। उसके फीडबैक से तो मुझे पता चलेगा कि उसको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, राइट? अगर उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, दैट मीन्स my message was successfully conveyed to him or her. But if not, then that means it's a communication failure, right? Next, consistency of message. जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने रिसीवर को शेयर करते हो ना, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी? माने आप अभी कुछ और बोल रहे हो और आप अगले सेंटेंस में उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ और बोल रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? अपनी बात से मुकर जाना। माने इफ आई से कि यू आर राइट एंड अगले पॉइंट पे मैं बोलती हूँ यू आर रॉन्ग, या फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लेफ्ट जाना है और सेकेंड लाइन में मैं बोलती हूँ नहीं आपको लेफ्ट नहीं जाना है, तो मैं अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ,
तो दिस शुड नॉट हैपन. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर मैसेज. आप जो बात बोल रहे हो आपको उस पर टिके रहना है. कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, आपको अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, वरना सामने वाला आपकी बात पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ना मैनेजमेंट को हमेशा पता होना चाहिए कि वीकनेस क्या है सामने वाले की, क्योंकि ही कैन बेटर वर्क ऑन दैट. ही कैन फॉलो अप ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस ताकि कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट रहे, फेलियर ना हो. और सजेशंस को इनवाइट करना और टाइम टू टाइम फॉलो अप करना, ये सारी चीज से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट सेज बी अ गुड लिसनर. एक्टिव लिसनिंग हमने पढ़ा था कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप जब तक एक्टिवली लिसन नहीं करोगे तो आप कब समझोगे नहीं सामने वाले की बात को, एंड यू कैन नेवर बी अ गुड लिसनर. And if you are not a good listener, you will never understand what the other person is talking, and communication कभी भी successful नहीं होगा उस केस में. So active listening is very important. So we are done with this chapter. अभी जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा, अभी तक में कोई भी डाउट है क्या किसी को भी कोई भी टॉपिक पे? नो ना? एक बार देख के बता. श्योर. ओके, तो हमारा नया चैप्टर है लिसनिंग स्किल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर सिलेबस. ठीक है. लिसनिंग स्किल्स एक बहुत ही छोटा 10 पन्ने का चैप्टर है जिसमें बहुत ही इजी टॉपिक है. ठीक है, ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं है टेक्निकल, तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है. चैप्टर का नाम भी लिसनिंग है और आपको काम भी वही करना है लिसनिंग का. ठीक है ना? तो लिसनिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग कि लिसनिंग इज वाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट. और हमने याद होगा अगर आपको तो डिफरेंस भी पढ़ा था, लिसनिंग और हियरिंग के बीच में कुछ एक डिफरेंस होता है. राइट. बिकॉज लिसनिंग क्या होता है ना, व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर माइंड एज वेल एज योर ईयर्स, दैट मीन्स यू आर लिसनिंग. बट व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग ओनली योर ईयर्स, व्हाट यू हियर, दैट इज हियरिंग. सुनने के लिए ना कानों की जरूरत होती है, लेकिन लिसनिंग के लिए ना दिमाग और कान दोनों का जरूरत होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ हियरिंग एंड लिसनिंग. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों बात अलग है. ठीक है. देखो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. Listening is not to be confused with hearing. Hearing is a physiological process which involves receiving the sound waves by the eardrum and transferring them to the brain. It is an involuntary act that happens automatically. Hearing refers to the sounds that enter your ears. It is a physical process that happens automatically. Listening, however, requires more than that. It requires focus and concentrated effort, both mental and sometimes physical as well. Listening is more than hearing. It involves the process of interpretation and inference. It is a voluntary activity and hence it is deliberate. Hence, listening means paying attention not only to the story but how it is told, the use of language and voice, and how the person uses his or her body. In other words, it means being aware of both verbal and non-verbal messages. Your ability to listen effectively depends on the degree to which you perceive and understand these messages. I hope clear हो गया होगा, फिर भी इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ. यहाँ पे बेसिकली हमें डिफरेंस बताया लिसनिंग और हियरिंग के बारे में. लिसनिंग के लिए हम अपने कानों से देखो, सबसे मेजर डिफरेंस, लिसनिंग क्या है ना, एक वॉलेंटरी एक्ट है और हियरिंग एक इनवॉलेंटरी एक्ट है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वॉलेंटरी? वॉलेंटरी माने आप अपनी इच्छा से जो करते हो ना, वो वॉलेंटरी होता है. और इनवॉलेंटरी होता है जो आप अपनी इच्छा बिना, मतलब आप चाहो या ना चाहो, इट इज इनवॉलेंटरी एक्ट. वो हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली हो रहा है वो. जैसे कि देखो, अभी आप बैठे हुए हो अपने घर पे, वहां पर अगर अचानक से कोई भी नॉइज आ रहा है, वॉइस आ रहा है या घर पे कोई बातचीत हो रही है, दैट इज यू आर नॉट वॉलेंटरी लिसनिंग टू इट. वॉलेंटरी तो आप मेरी क्लास कर रहे हो फिलहाल, लेकिन अगर पीछे से बैकग्राउंड में आपके पास जो भी घर पे आवाज आ रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, इनवॉलेंटरी एक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, यू हैव नो कंट्रोल ऑन इट. लेकिन
when you are involving your presence, your attention, that means अभी जो आप क्लास पे मेरी दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से, वो हो गया लिसनिंग। लेकिन जो अनचाहा आवाज आपको सुनाई देता है ना, वो होता है हियरिंग। वो आप चाहो या ना चाहो आपके कानों तक पहुंचेगा और आपको सुनाई देगा। समझ में आया डिफरेंस? हाँ मैम। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ लिसनिंग, माने क्यों जरूरी होता है लिसनिंग। लिसनिंग के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा, बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन, राइट? ये पढ़ेंगे अब। पर्पस क्या है लिसनिंग का? पहला, to specifically focus on the messages being communicated, avoiding distractions and preconceptions, ताकि हम जो मैसेज हमें डिलीवर किया जा रहा है उसको हम लोग फोकस कर सके, उस पर डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सके, प्री कंसेप्शंस अवॉइड कर सके। आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड तभी करोगे जब आप ध्यान लगाओगे किसी चीज पर, और ध्यान लगाने को ही तो लिसनिंग बोलते हैं। सामने वाले की बात को आप ध्यान से अगर सुनोगे, फोकस करोगे, तो आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करोगे और आप प्री कंसेप्शन माने खुद के अजम्पशंस नहीं बनाओगे पहले से। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू लिसन। दूसरा, to gain a full and accurate understanding into the speaker's point of view and ideas, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, सामने वाले की आइडिया को समझने के लिए पूरी तरह से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू दैट पर्सन, राइट? थर्ड पॉइंट सेज टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। आप असेसमेंट किसी भी चीज का कब कर सकते हो? जब आप उसके बारे में पढ़े होगे या सुने होगे, आप ध्यान से अगर उस चीज को स्टडी किए हो, then only you are able to assess it. Critically assess करना यानी कि जज करना, how can you do that? Only when you have attentively listened to that thing, right? तो उसके लिए भी हमें listening मदद करता है। Fourth point says to observe the non-verbal signals accompanying what is being said to enhance understanding. अब देखो, मानो कि हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरी वीडियो ऑन है और मैं आपके साथ में कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। अब क्या होगा ना, आपने मान लो आप वीडियो पे नहीं हो, आप अपने लैपटॉप या स्क्रीन पर नहीं हो और आप अपने ईयरफोन्स के थ्रू मेरी क्लास कर रहे हो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपके कानों तक तो जा रहा है। लेकिन क्योंकि आपने अपनी तरफ से स्क्रीन पे मुझे वीडियो पे नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपने ऑफ करके रखा है या आप डिवाइस से दूर हो XYZ, तो उस केस में क्या होगा, आपको मेरे पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स या नॉन वर्बल सिग्नल्स तो नहीं दिखेंगे। वर्बल तो आपको सुन जा रहा है ईयरफोन्स की मदद से, बट कभी कभी मैं कुछ कन्वे कर रही हूँ नॉन वर्बली थ्रू माई एक्शन। आर यू एबल टू ऑब्जर्व दैट? नो। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर लिसनिंग, राइट? दैट इज यू आर ओनली हियरिंग। तो अगर आप लिसनिंग करोगे तो आप मेरे नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी ऑब्जर्व कर सकोगे, ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाओ, राइट? So this is also one of the purpose of listening. Next, to show interest, concern and concentration. Agar you are properly listening to somebody means you are showing interest to that person, you are showing concern to the person, you are showing concentration about the seriousness about the person or the topic that person is talking about, right? आपकी इंटरेस्ट, आपकी कंसर्न, आपकी कंसंट्रेशन का पता चलता है if you are listening to something or somebody. Next, to encourage the speaker to communicate fully, openly and honestly. देखो, मैं आप लोग के साथ क्लास ले रही हूँ और बात बात पे मैं बीच बीच में आप लोग को बोलती हूँ कि प्लीज रिस्पॉन्ड। एंड अगर आप लोग बराबर रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो मुझे एनकरेजमेंट मिलता है और मुझे और अच्छा लगता है कि और अच्छी तरीका से मैं अपनी बात को रखूँ, बिकॉज येस दिस इज अ इंटरेक्टिव क्लास, इट इज नॉट अ वन वे क्लास। वन वे क्लास होगा तो मोनोटोनस हो जाएगा, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू ओपन माई सेल्फ फुल्ली। बट वेन आई सी दैट या द क्लास इज इंटरेक्टिव, सारे लोग इंटरेक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो उससे क्या होता है ना, स्पीकर को एक एनकरेजमेंट मिलता है, राइट? नेक्स्ट, टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट। देखो, जब आप सामने वाले की बात को सुनते हो ना, तो इट शोज दैट यू आर गेटिंग सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश बट सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है जो खुद के बारे में ना सोचे, मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपने स्पीकर को एक मिनिमम रिस्पेक्ट दे रहे हो आप लिसन करके, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ सेल्फलेस एटीट्यूड, ठीक? नेक्स्ट, टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड व्यू। अगर आप प्रॉपरली लिसन करते हो किसी की बात को, दैट मीन्स यू आर अराइविंग एट अ
बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस है इस चीज में आपकी, राइट? सो दिस इज द पर्पस ऑफ लिसनिंग. वापस से देखो, आप देखोगे कॉमन टॉपिक आ गया लिसनिंग एंड हियरिंग, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वापस से इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, जस्ट गिव इट अ रीडिंग. ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स. कितने तरीके के लिसनिंग टाइप्स होते हैं? सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. क्या बोल रहे हैं? Discriminative listening is the most basic type of listening whereby the difference between different sound is identified. If you cannot hear differences, then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences. We learn to discriminate between sounds within our own language only and later are unable to discriminate between the phoneme of other language. This is one reason why a person from one country finds it difficult to speak to another language perfectly, as they are sorry, as they are unable to distinguish the subtle sounds that are required in that language. Likewise, a person who cannot hear the subtleties of emotional variation in another person's voice will be less likely to be able to discern the emotion the other person is experiencing. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग होता है ना, जहाँ पे अलग अलग साउंड्स को आप आइडेंटिफाई कर सको, और अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो डिफरेंसेस, तो आपको मीनिंग का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा और वो डिफरेंसेस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. जैसे कि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेट करना साउंड्स के बीच में, हमारी लैंग्वेज, राइट? जैसे कि अभी मैं अगर बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, नाउ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश. हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट विद द साउंड, राइट? आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो, आपके दिमाग तक जा रहे हैं, उससे आप इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो कि वेदर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, which language I am speaking in. So to discriminate this, we use some basic things, right? If you, what I mean to say is sound के मदद से हम यहाँ पे discriminate कर पा रहे हैं listening को, language को, या कोई भी टाइप को, कोई भी टॉपिक को, तो वो हो गया आपका discriminative listening. क्या कर रहे हो प्रीति? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है comprehension listening. सॉरी मैम, गलती से हो गया. इट्स ओके. कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग में क्या बोल रहा है? द नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड्स. नाउ अब आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया, अलग अलग साउंड्स को पहचान लिया, तो अब आप क्या करोगे? उसका एक सेंस बनाओगे, कॉम्प्रिहेंड करोगे उसका मीनिंग. जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मैंने एक रैट की आवाज सुनाई और एक कैट की आवाज सुनाई. आप कैसे डिस्क्रिमिनेट किए? साउंड के फेमिलियरिटी से, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद बोथ द साउंड्स. तो जब आप सुने तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि हाँ ये रैट का आवाज है और ये कैट का आवाज है, बिकॉज यू नो इट, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग कि हाउ डज अ कैट साउंड और हाउ डज अ rat sound. So you are able to discriminate. Now you will comprehend, you will make sense of it. आपके ब्रेन में जाता है कोई चीज तो आप उसका सेंस बनाते हो ना कि हाँ ये आवाज यहाँ से आ रही है तो ऐसी होगी, वहां से आ रही है तो वैसी होगी. तो क्रिटिकल, बेसिकली यू कैन से कंटेंट लिसनिंग जो होता है ना, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, वो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग, विच इज कॉम्प्रिहेंड इन फुल, कंप्लीट. थर्ड आता है बायस्ड लिसनिंग. बायस का मतलब पता है क्या होता है? अब किसी की तरफ भी अगर आपका झुकाव होता है ना, दैट इज यू आर बायस्ड टू दैट पर्सन. मतलब बोलने का क्या मतलब है यहाँ पर कि बायस्ड हैपेंस व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली व्हाट दे वांट टू हियर. जब आप वही सुनना चाहते हो, जो आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, दैट मीन्स यू आर बायस्ड, यू आर अ बायस्ड लिसनर इन दैट केस. सच बायस्ड लिसनिंग इज ऑफन वेरी इवैल्यूएटिव इन नेचर. ये बहुत ही गलत होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं और आप दोनों में से सिर्फ एक की बात ध्यान से सुन रहे हो, दूसरे की बात को आप इग्नोर कर रहे हो. द रीजन इज यू आर बायस्ड टुवर्ड्स वन पर्सन. तो आप उसी की बात को सुन रहे हो जिसको आप सुनना चाहते हो. यू आर बिकमिंग अ स्टीरियोटाइप.
जो कि टिपिकल स्टीरियोटाइप बोलते हैं ना जिसको, कि बायस नेचर का होना. दिस इज बायस्ड लिसनिंग. दैट मीन्स यू हियर ओनली व्हाट यू वांट टू हियर. नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव लिसनिंग. यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग जजमेंट बनाते हैं, किसी को इवैल्यूएट करते हैं. पहले आपने सुन लिया सामने वाले को, नाउ यू स्टार्ट मेकिंग जजमेंट्स अबाउट दैट. जैसे कि उसमें कितनी सच्चाई है उस बात में, या उस बात में कितना झूठ है. यू आर जजिंग इट. इट इज गुड, इट इज बैड, इट इज वर्दी, इट इज अनवर्दी. दैट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग. नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग. मीन्स आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी ने दिया, आपने उसको एप्रिशिएट किया, आप क्योंकि वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपने उसको एप्रिशिएट किया. जैसे कि क्या होता है ना, आपका मूड अगर मान लो थोड़ा सा खराब है, आपको मन कर रहा है कि कुछ अच्छा गाना सुनते हैं, तो उस समय पे आपके वो मूड को अच्छा कर देगा. अच्छा म्यूजिक आपके मूड को बेटर करता है. दैट मीन्स यू आर एप्रिशिएटिंग द गुड म्यूजिक और एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी दैट टाइम. सो दैट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग. सिंपैथेटिक लिसनिंग फिर क्या होता है? सिंपैथी वर्ड का मतलब पता है क्या? आई एम आस्किंग यू क्या ऑल. मतलब जैसे होता है ना किसी मैम के लिए, सहानुभूति देना. हाँ, करेक्ट. किसी को भी सहानुभूति देना इज सिंपैथी, राइट? दैट इज करेक्ट, वेरी करेक्ट. तो सिंपैथेटिक में क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग केयर करते हैं सामने वाले का और कंसर्न दिखाते हैं. वी पे क्लोज अटेंशन एंड एक्सप्रेस आवर सॉरो. जैसे कि अगर वो दुखी है ना, तो हम लोग उसको कंसोल करना. दैट इज शोइंग सिंपैथी टू दैट पर्सन. दैट इज सिंपैथेटिक, राइट? आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट है ma'am. एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक में क्या है? एक सेकेंड. एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या बोल रहा है? जब हम लोग एम्पैथेटिक होते हैं ना, माने कि सिंपैथी का जस्ट ऑपोजिट होता है. ठीक है, माने आप सामने वाले पे कोई दया नहीं दिखा रहे हो, आप सिंपैथी के बियॉन्ड जाके एक सही जजमेंट करना. एक सही, क्या सही है क्या गलत है उसका डिफरेंस अगर आपको पता है ना, दैट मीन्स यू आर एम्पैथेटिक. यू आर नॉट डूइंग इट समथिंग आउट ऑफ कर्टेसी. दैट इज एम्पैथेटिक. माने बेसिकली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप आपको लग रहा है कि वो उसको जेन्युइनली किसी चीज की जरूरत है, तो आप उसको दे रहे हो. वहां पर आप सिंपैथी नहीं दिखा रहे हो. लेकिन अगर आप दया के भाव से किसी के लिए कुछ करते हो, दैट इज एम्पैथी, सॉरी सिंपैथी. बट इफ यू आर डूइंग इट आउट ऑफ योर ड्यूटी, आउट ऑफ योर गुड बिहेवियर, दैट इज एम्पैथेटिक. ठीक है. और नेक्स्ट है थेराप्यूटिक लिसनिंग. थेराप्यूटिक लिसनिंग में क्या है? लिसनर का एक पर्पस होता है, ना कि सिर्फ एम्पैथाइज करे, लेकिन डीप कनेक्शन भी रहता है उसका स्पीकर के साथ. दैट इज थेरापेटिक, जो आपके लिए थेरेपी का काम करता है बेसिकली. डायलॉग, डायलॉजिक लिसनिंग. डायलॉग्स पता है ना क्या होते हैं? डायलॉग्स मूवीज में डायलॉग्स पता है ना क्या होता है? यस मैम. एक किसी भी बात को एक ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना इज डायलॉग, राइट? सो बेसिकली यही बोलना चाह रहा. अच्छा, इसका ओरिजिन देखो लिखा हुआ है, वो पढ़ लो, आपके एमसीक्यू में आ सकता है. द वर्ड डायलॉग, मार्क कर लेना, stems from the Greek word dia, which means through, and logos means words. डायलॉग वर्ड ओरिजिन हुआ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाया, जिसका मतलब होता है थ्रू, और लोगोस जिसका मतलब होता है वर्ड्स. तो डायलॉग लिसनिंग का मतलब होता है लर्निंग थ्रू कॉन्वर्सेशन and an engaged interchange of ideas and information in which we actively seek to learn more about the person and how they think. Dialogic listening is sometimes known as relational listening. ठीक है. नेक्स्ट है रिलेशनशिप लिसनिंग. कभी कभी हम सामने वाले को क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारा उसके साथ में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है. सो दैट इज रिलेशनशिप लिसनिंग. यू आर लिसनिंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप यू शेयर विद दैट अदर पर्सन. भले ही वो बोरिंग लगे आपको, बट क्योंकि वो आपके रिलेटिव है, रिलेशन में है, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन. समझ में आया? क्योंकि मान लो वही बात अगर आपको कोई बाहर वाला बोलता है ना, तो आपको बोरिंग लगता है, आप नहीं सुनते. लेकिन बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आपको उसकी बातें अच्छी लग रही है और आप सुन रहे हो, तो वो हो जाएगा रिलेशनशिप लिसनिंग. सिलेक्टिव लिसनिंग फिर क्या होता है? जब भी कोई नेगेटिव टाइप का लिसनिंग अगर होता है, तो लिसनर को क्या होता है? बायस्ड हो जाते हैं. जैसे कि मैं देखो, अगर मैं एक बात बोल रही हूँ, एक लंबा सा स्टोरी बताती हूँ, उसमें कुछ नेगेटिव फेज है, कुछ पॉजिटिव है.
तो अगर आप बायस्ड लिसनर हो ना, आप क्या करोगे, नेगेटिव वाले को अवॉइड कर दोगे और आप सिर्फ वही सुनना चाहते हो जो वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो. तो यू आर ओनली taking out or listening only the positive part of that story. You are biased towards the negative part, sorry, towards the positive part. You are skipping out the negative part of that story, so you are being a selective listener that time, right? Next है active and effective listening. Active listening कब होता है? जब listener attempts to understand as clearly as possible what the speaker says. Effective listening is attempting to understand the perspective of the speaker and empathize, not sympathize with his or her. Clear है? एक्टिव लिसनिंग तो पता ही है, राइट? एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब है ना ही आप सिंपैथाइज कर रहे हो ना ही एम्पैथाइज कर रहे हो. आप फुल अटेंशन के साथ जो भी पॉसिबल हो रहा है नॉलेज गेन कर रहे हो, सामने वाले को पूरी तरह से सुन रहे हो. यू आर प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली बोथ. दैट इज एक्टिव लिसनिंग. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिसनर्स. लिसनर्स बेसिकली ना 4 टाइप के होते हैं. एक्टिव लिसनर्स होते हैं, पैसिव लिसनर्स होते हैं, नॉन लिसनर्स होते हैं और इवैल्यूएटिव लिसनर्स होते हैं. वन बाय वन समझते हैं क्या क्या होता है. एक्टिव लिसनर देखो, जो एक्टिव लिसन करता है दैट इज एक्टिव लिसनर. Active listeners involve themselves actively in the communication process by keenly listening to not only the message but also the way it has been delivered. Active listener वो होता है जो ना सिर्फ तुम्हारी बातों को ध्यान से सुने, बट आप किस तरीका से उस बात को बोल रहे हो उस बात को भी वो नोटिस करे या लिसन उस बात पे भी फोकस करे. तो वो इंसान को बोलते हैं एक्टिव लिसनर. वो लोग कंटेंट के साथ साथ द मैनर इन विच द कंटेंट इज डिलीवर्ड ना, उस बात पे भी फोकस करते हैं. आप लोग ये बात को अंडरलाइन कर लो. दे फोकस ऑन द कंटेंट एज वेल एज द मैनर इन विच इट इज डिलीवर्ड. दिस मीन्स वो लोग आपकी बात का वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कंटेक्स्ट को समझते हैं, राइट? नेक्स्ट है पैसिव लिसनर. पैसिव लिसनर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एक्टिव लिसनर का. जैसे कि हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे, याद होगा ग्रामर पोर्शन में. दोनों क्या था, ऑपोजिट नेचर का था ना. उसी तरह एक्टिव का ऑपोजिट होता है पैसिव. तो यहाँ पर बिहेवियर वाइज एक्टिव लिसनर्स की जस्ट ऑपोजिट होते हैं पैसिव लिसनर्स. मतलब they only pay attention to partial message and lack sensitivity to the nuances, inner meaning, non-verbal subtext involved in communication. They allow someone to speak without interrupting or seeking clarification. They do not make notes, nod their head in approval, maintain eye contact and keep themselves idle. पैसिव लिसनर्स लिसनिंग इज एक्चुअली हियरिंग नॉट लिसनिंग. क्लियर हो गया ना इसी लाइन से? ये लाइन को प्लीज मार्क करो फॉर एमसीक्यू. पैसिव लिसनिंग इज एक्चुअली हियरिंग नॉट लिसनिंग. ऑल्दो मैंने बोला पैसिव लिसनिंग हेडिंग में, बट ये एक्चुअली में लिसनिंग है ही नहीं, तो सिर्फ हियरिंग है. तो पैसिव लिसनर्स क्या करते हैं, ये लाइन को भी मार्क करो. पैसिव लिसनर्स कीप देयर माइंड क्लोज्ड, कम्युनिकेशन विद देम इज फ्यूटाइल एंड इनकम्प्लीट. समझ में आया? पार्शियल लिसनर्स को बोलते हैं पैसिव लिसनर्स. जो लोग पूरा अपना माइंड और ईयर्स को इन्वॉल्व नहीं करते सुनने में, सिर्फ आधी अधूरी बात सुनते हैं, वो होते हैं पैसिव लिसनर्स. नॉन लिसनर्स नाम से ही क्लियर होगा, जो लोग लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं आपकी बात सुनने में, who do not listen at all. थोड़ा भी बात नहीं सुनते हैं जो, that is not listener. These people pretend to follow the speaker while they are actually preoccupied with something else. ये लोग pretend तो ऐसा करेंगे कि वो लोग आपकी सारी बात सुन रहे हैं, but actually में ये लोग किसी और चीज में busy होते हैं. They do not bother to pay attention to the speaker at all. ठीक है? कोई भी रीजन हो सकता है इसका, but they do not listen at all. Marginal listener फिर क्या होता है? Impatient to listen to the main ideas, marginal listeners pay superficial attention and are interested only in the bottom line. They merely hear the sounds of words but fail to grasp their meaning. They do not go to the deeper level in arguments. They use external distraction to excuse themselves from conversations. They will not have the patience to sit through complex technical presentations and jump to findings and conclusions. It is risky to communicate with the marginal listeners because they are not focused on the main ideas and often misunderstand their import. ये लोग क्या टाइप के होते हैं पता है? ये लोग इम्पेशेंट लिसनर्स होते हैं, जो लोग इतने भी पेशेंट नहीं होते हैं कि वो लोग पूरी बात खत्म होने तक वेट करें. वो लोग को सिर्फ इंटरेस्ट होता है मेन कंक्लूजन बता दो, बस बात खत्म. आप एंड तक वेट नहीं होते हैं उनसे. वो लोग आपके थोड़ा बहुत वर्ड्स को समझेंगे और उसके मीनिंग को पूरी तरह ग्रास्प भी नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज वो लोग डीपर जाना ही नहीं चाहते आपकी बातों को.
एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से दे आर नॉट फुल्ली इनटू योर कॉन्वर्सेशन, और ना उनके पास उतना पेशेंस होता है कि वो लोग पूरे एंड तक आपकी बात को कंप्लीटली सुने, और वो लोग कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत रिस्की होता है कम्युनिकेट करना, बिकॉज दे विल नेवर बी फोकस्ड ऑन द मेन आइडिया, और हमेशा आपकी बात को गलत ही समझेंगे। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव लिसनर्स। इवैल्यूएटिव लिसनर्स बेसिकली वो होते हैं जो लोग आपके वर्बल कंटेंट को असेस करते हैं आपके वर्ड्स के बेसिस पर, ना कि पैरालिंग्विस्टिक या नॉन वर्बल क्यूज पर। मतलब आपके गेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो लोग कुछ नहीं इवैल्यूएट करते हैं। वॉट एवर यू आर स्पीकिंग थ्रू वर्ड्स, बेस्ड ऑन दैट दे इवैल्यूएट योर कम्युनिकेशन। ठीक है, वो लोग लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए, इसीलिए वो लोग इमोशनली अटैच्ड, डिस्टेंस themselves इमोशनली, माने दे डू नॉट जज इमोशनली, दे जज प्रैक्टिकली, राइट। वो लोग एम्पैथी नहीं दिखाते, सेंसिटिविटी नहीं दिखाते स्पीकर के प्रति, राइट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर मतलब क्या क्या क्वालिटीज एक एक्टिव लिसनर में होनी चाहिए। ओके, बहुत ही छोटा सा है। An active listener is serious about the whole process of communication. He pays attention to the speaker's stance, perspective, point of view, bias, and prejudice. He intensely involved in the interaction and expends maximum energy to have full comprehension of the subject matter. Okay, there are some ways. बहुत छोटा सा टॉपिक था, इरेलीवेंट है, जस्ट समझ लो इतना कि एक्टिव लिसनर कौन होता है। जो आप पढ़े थे ना, वो होता है जिस जो सारी बातों पे अटेंशन करे। क्या क्या बातों पर? स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को, बायस, प्रेजुडिस, और जो इंटेंसिटी इन्वॉल्व होता है इंटरेक्शन में, जो आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हर तरीके से इन्वॉल्व होता है एक कॉन्वर्सेशन में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एक्टिव लिसनर के। ठीक है, अब कुछ कुछ बैरियर्स कम्युनिकेशन में, जैसे बैरियर्स होता है ना, एक्टिव लिसनर के भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। सो व्हाट आर दे?